सभी को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमोनियम सल्फेट उर्वरक की। जी हाँ दोस्तों, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की आज के वीडियो में हम बात करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये मृदा में क्या प्रभाव डालता है और फसलों पे इसके क्या प्रभाव होते हैं। आज के वीडियो में अमोनियम सल्फेट की पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होता है NH4 ब्रैकेट में 2 और SO4, अमोनियम और सल्फेट। इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो होती है अमोनियम आयन के रूप में। जो N की अवेलेबल फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, वो होती है दोस्तों इसमें अमोनियम आयन के रूप में। हम जानते हैं कि अधिकतर फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन के रूप में लेती है, NO3- के रूप में। और धान की जो फसल होती है वो नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में लेती है। तो धान की फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होगा ये। तो ये इसका फॉर्मूला होता है और ये नाइट्रोजन इस रूप में इसमें पाई जाती है। अमोनियम आयन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब अमोनियम सल्फेट को खेत में डालते हैं तो अमोनियम आयन बनते हैं और इनका लीचिंग नहीं होता। जी दोस्तों, इनका निस्खलन लीचिंग इनका नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये क्ले कोलाइड्स के ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं, तो पानी से भरे खेत में इनका उपयोग कर सकते हैं। अब इसका संगठन हम देखते हैं। उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार इसका संगठन इस प्रकार रहता है। नमी की अधिकतम मात्रा मैक्सिमम कितनी होगी? 1% नमी हो सकती है। नाइट्रोजन होती है वो होती है इसमें अमोनिकल नाइट्रोजन के रूप में, और वो मिनिमम कितनी होगी? 20.6%। स्वतंत्र अम्ल इसमें होते हैं, वो होते हैं 0.025%। और सल्फर भी इसमें होती है, वो होती है 24%। तो सल्फर भी दलहनी कुल के पौधों के लिए आवश्यक होती है। तो पौधों को इससे नाइट्रोजन के साथ में सल्फर की भी आपूर्ति हो जाती है। तो प्राथमिक पोषक तत्वों की NPK की हम बात करें तो उसमें से इसमें केवल नाइट्रोजन मिलती है पौधों को। द्वितीयक पोषक तत्वों में इसमें सल्फर भी पौधों को मिल जाता है। अब दोस्तों इसके गुण देखते हैं। इसके गुण क्या क्या होते हैं? सफ़ेद रवेदार पदार्थ होता है, जैसा मैंने ऊपर चित्र में आपको बताया था कि ये सफ़ेद और रवेदार पदार्थ होता है। सभी उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं, तो ये भी जल में घुलनशील होता है। यह वायुमंडल से नमी, बहुत कम नमी अवशोषित कर पाता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि वायुमंडल से कम नमी ये अवशोषित कर पाता है। और इसमें नाइट्रोजन होती है 20.6%, जो अमोनिकल रूप में पाई जाती है, अमोनियम आयन के रूप में पाई जाती है। अब देखते हैं इसकी मृदा में अभिक्रिया कैसे होती है। जैसे ही अमोनियम सल्फेट को हम खेतों में डालते हैं, 2 प्रकार के आयन बनेंगे। तो ये अमोनियम सल्फेट है, जल में घुल जाता है, और 2 प्रकार के आयन बनते हैं, वो है अमोनियम आयन और दूसरा इसमें सल्फेट आयन। अब यहाँ से जो अमोनियम आयन बनते हैं वो मृदा क्ले कोलाइड्स से कैल्शियम को विस्थापित करते हैं और क्ले कोलाइड्स पर ये अधिशोषित हो जाते हैं, तो इनका पानी के साथ में लीचिंग नहीं होता है। इसके अमोनियम आयन मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था। जैसे ये कैल्शियम क्ले है और ये अमोनियम सल्फेट है, तो अमोनियम आयन कैल्शियम आयनों को विस्थापित कर देते हैं और कैल्शियम सल्फेट के साथ में कैल्शियम सल्फेट बनता है और इसका हो जाता है लीचिंग। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से समझिए कि यहाँ पर कैल्शियम की हानि होती है। जो क्ले कोलाइड्स पर कैल्शियम था उसकी हानि होती है और अमोनियम आयन उसकी जगह पे आ जाते हैं। तो कैल्शियम की कमी के कारण मृदाएं धीरे धीरे अम्लीय हो जाती है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जिस भी उर्वरक में नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में पाई जाती है, उनका मृदा में जो प्रभाव होता है वो होता है अम्लीय, यानी वो मृदा को अम्लीय बनाते हैं। सल्फेट आयन कैल्शियम के साथ क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं, जिनका निस्खलन हो जाता है। इससे मृदा में कैल्शियम की कमी होती है। अब जो अमोनियम आयन मृदा क्ले कोलाइड्स पर अधिशोषित होते हैं, वो 4 प्रकार से वो काम में आ सकते हैं। पहला है अमोनियम आयन का कुछ भाग पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जैसे कि धान की फसल। हम जानते हैं कि धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में लेती है, तो वो सीधे धान की फसल इसका उपयोग कर लेती है। अमोनियम आयन कुछ मात्रा में
मृदा कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं, तो यहाँ से ये कैल्शियम को विस्थापित करते हैं और क्ले कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं, जो पौधों को बाद में धीरे धीरे प्राप्त होते रहते हैं। अमोनियम का सूक्ष्म जीवाणु द्वारा नाइट्रीकरण होता है। जो अमोनियम आयन होते हैं उनका सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्रीकरण होता है और उनसे बनते हैं नाइट्रेट आयन, जो सभी पौधों के लिए अवेलेबल होते हैं। अमोनियम आयन अमोनिया के रूप में वायुमंडल में विसरित हो जाते हैं। तो 4 प्रकार से अमोनियम आयन काम आ सकते हैं। पहला, पौधों के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं सीधे धान की फसल द्वारा, क्ले कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं, नाइट्रीकरण इनका हो जाता है, और या ये अमोनिया के रूप में वायुमंडल में विसरित हो जाते हैं। अमोनियम आयन के नाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रेट आयन बनते हैं, जिसका सभी पौधे उपयोग कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया में नवजात हाइड्रोजन बनती है। इस चीज़ को आप नोट करिए, नवजात हाइड्रोजन बनती है जो मृदा को और अधिक अम्लीय बनाती है, जो मृदा कोलाइड से कैल्शियम को विस्थापित करके अम्लीयता को और अधिक बढ़ाती है। तो देखते हैं, ये अमोनियम आयन है NH4+, और इसका होता है ऑक्सीकरण नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में। तो इसका जो ऑक्सीकरण होता है वो होता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में, और इसमें बनते हैं नाइट्राइट आयन NO2-, ये साथ में जल बनता है, और नवजात हाइड्रोजन बनती है। ये बहुत खतरनाक होती है मृदा के लिए, और मृदा में एसिडिटी को ये बढ़ाती है। हाइड्रोजन आयन कैल्शियम आयनों को विस्थापित करते हैं, जिससे और अधिक अम्लता हो जाती है। अब यहाँ पर जो नाइट्राइट आयन बने हैं वो पौधों के लिए काम के नहीं है, क्योंकि पौधे तो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। तो आगे वापस इसका ऑक्सीकरण होता है, नाइट्राइट आयन अब बदलेंगे, वापस इसका ऑक्सीकरण होता है, और अब ये बदल जाएंगे नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में। अब जो ये क्रिया होती है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की उपस्थिति में, और अब बनते हैं यहाँ पे नाइट्रेट आयन। ये सभी पौधों के लिए अवेलेबल होते हैं, और सभी पौधे इस रूप में इसको ग्रहण कर पाते हैं। ये यूरिया से अधिक अम्लीय होता है, जो इसका प्रभाव होता है अम्लीय, वो यूरिया से भी ज़्यादा होता है। 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए 110 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि 100 किलोग्राम यूरिया के लिए केवल 80 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। तो ये सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है, तो इसका प्रयोग जहाँ तक संभव हो हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्षारीय मृदा में इसका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु चूने के साथ में मिश्रण बनाकर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, ये अभिक्रिया को आप देखिए यहाँ पे। यदि चूने के साथ में इसका हम प्रयोग करते हैं, ये अमोनियम सल्फेट है और ये चूना है, तो इसकी क्रिया से कैल्शियम सल्फेट बनता है, जल बनता है, और जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया के रूप में वायुमंडल में विसरित हो जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि चूने के साथ में इसका प्रयोग नहीं करें, क्योंकि अमोनिया गैस होती है तो ये वायुमंडल में विसरित हो जाती है। अब फसलों पे क्या प्रभाव होता है वो देखते हैं। तो धान की फसल के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है, क्योंकि धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में लेती है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में होती है। पानी से भरे खेत में प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनियम के रूप में होती है, तो पानी से भरे खेतों में इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अमोनियम आयन मृदा क्ले कोलाइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे उसका लीचिंग नहीं होता है। यदि नाइट्रेट का पानी से भरे खेत में प्रयोग करेंगे तो नाइट्रेट आयनों का लीचिंग हो जाता है। अमोनियम आयन के नाइट्रीकरण से नाइट्रेट आयन बनते हैं, जिससे सभी फसलें आसानी से ग्रहण कर सकती है। खड़ी फसलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, और इसमें 20.6% नाइट्रोजन के साथ में 24% गंधक या सल्फर भी होता है, जो फलीदार पौधों के साथ में प्याज, लहसुन और सरसों के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो पौधों को नाइट्रोजन के साथ साथ में द्वितीयक पोषक तत्व सल्फर भी प्राप्त होता है। खड़ी फसल में छिटक कर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना अमोनियम सल्फेट के बारे में, इसकी मृदा में अभिक्रिया, इसके संगठन, इसका सूत्र और फसलों पर प्रभाव के बारे में हमने जाना है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।